यहां पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी की दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ कैमरा चलाते हैं, छोटे रिपोर्टर हैं। इनके मालिक हैं वो मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसीलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अच्छा, आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते? आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान और मजदूर होते तो 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे उस पर दिखते। मगर टीवी के मालिक अदानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अदानी जी को देते हैं, तो टीवी वाले इसलिए हमारी मीटिंग नहीं दिखाते। भाइयों और बहनों, दो तरीके की सरकार होती है। लोग आपसे कहेंगे अलग अलग तरीके की सरकार होती है, नहीं, सिर्फ दो तरीके की सरकार होती है। अब मैंने 20 साल राजनीति में काट लिए हैं, दो ही तरीके की होती हैं। एक सरकार होती है जो देश और प्रदेश के सबसे अमीर लोगों के लिए काम करती है, और दूसरी सरकार होती है जो देश या प्रदेश के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगार युवाओं के लिए काम करती है, और तीसरी सरकार होती नहीं। अब आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हो। आपके पास, आपके सामने चुनाव है, आपने निर्णय लेना है। कमल का बटन दबाओगे, अदानी जी की सरकार बनेगी, खदान चली जाएगी, सही दाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट, पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे। या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ, और जैसे ही आपने बटन दबाया वैसे ही किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का काम शुरू हो जाएगा। मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, याद है आपको? याद है? काले धन मिटाने का वायदा किया था, याद है? वायदे पूरे किए? 15 लाख आया बैंक अकाउंट में? आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। 2-3 अरबपति है, उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख करोड़ रुपए चला गया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, ना हिंदुस्तान की सरकार ने किया, ना छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया, मगर नरेंद्र मोदी ने स्वयं 14 लाख करोड़ रुपए 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3-5 अरबपतियों का माफ किया है। हमने भी आपसे वायदे किए थे, मैंने स्वयं वायदे किए। पिछले चुनाव में ऐसी मीटिंग में मैंने वायदा किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, मैंने किया था। मैंने यह भी कहा था कि जब हमारे किसान धान देंगे तो उनको 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिलेगा, कहा था। मोदी जी ने आपसे झूठ बोला, मैंने आपसे सच बोला। सफाई आपके सामने है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है।
अच्छा एक बात बताओ, हमने वायदा किया था 2500 का, आज क्या रेट है? $2600। हमने 2500 कहा, अब 2640 है। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया इसको बढ़ाओ, कहने की जरूरत ही नहीं रही, हमने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को सुनते हैं, जो आपके दिल में हम वो समझते हैं। और आज मैं आपको दो चीजें कह रहा हूं, किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को दो चीजें कह रहा हूं। आज ये 2640 है, आने वाले समय में ये 3000 हो जाएगा। और ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। और जैसे हमने पिछली बार कर्जा माफी की बात कही थी, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में फिर से कर्जा माफी हो जाएगी। भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि प्रदेश का पैसा गांव में जाके खर्च हो। मोदी जी अदानी जी को पैसा देते हैं, अरबपतियों को पैसा देते हैं, उस पैसे को ले जाते हैं अमेरिका, ले जाते हैं जापान, ले जाते हैं, वहां पे घर खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। हम किसान को पैसा देते हैं, हम मजदूर को पैसा देते हैं। किसान और मजदूर अपने पैसे को कहां खर्च करते हैं? क्या अमेरिका में करते हैं या आपके गांव के पास करते हैं? गांव में करते हैं ना। तो जैसे ही हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वैसे ही वो जाके गांव में, शहरों में पैसा खर्च करते हैं। और जैसे ही वो पैसा खर्च करते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। भाई और बहनों, किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन इस देश को चलाता है। आप लोग इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इसीलिए हम आपका कर्जा माफ करते हैं, इसीलिए हम आपकी मदद करते हैं। आज सुबह, और सुनिए, आज सुबह छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं के साथ, बघेल जी के साथ, टीएस सिंहदेव जी के साथ, महंत जी के साथ, साहू जी के साथ हम खेत में 1-2 घंटा किसानों के साथ काम किए। धान काटा और फिर किसानों से हमने बात की, मजदूरों से बात की। 20-25 किसान थे। मैंने उनसे पूछा, भैया कैसा चल रहा है? साफ उन्होंने कहा, देखिए राहुल जी, ऐसी सरकार हमने कभी पहले देखी नहीं है। इस सरकार ने जितना हमारे लिए काम किया है, किसी और सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया। 2500 में कर्जा माफी में एक और चीज जोड़ देता हूं, 23,000 करोड़ रुपए किसान न्याय योजना में 26 लाख किसानों को इस सरकार ने दिया है। सीधा छत्तीसगढ़ के शहरों में, गांव में डायरेक्ट ये पैसा डाला है और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को फायदा हुआ है, छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ है। मगर जब मैं मजदूरों से बात कर रहा था तो मजदूरों ने मुझे एक बात कही, कहा कि देखिए राहुल जी, आप हमें 7,000 रुपए देते हैं, साल के 7,000 रुपए देते हैं,
5 लाख मजदूरों को इस सरकार ने फायदा पहुंचाया है। मगर आप एक काम कीजिए, आज सुबह हमें बताया, प्रेस वाले जाके उनसे मिल लीजिए, पूछ लीजिए। आज सुबह उन्होंने हमें बताया कि देखिए ये जो 7,000 रुपए ये थोड़ा कम है। मैंने ये गाड़ी में अपने नेताओं से बात की और 5 मिनट में हमने निर्णय ले लिया, 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए मिलेगा। मतलब 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में ऑर्डर दे दिया, भैया 7,000 नहीं, 10,000। क्यों? हम छत्तीसगढ़ के गांव में, कस्बों में, शहरों में पैसा डालना चाहते हैं, गरीबों की हम मदद करना चाहते हैं। इसीलिए हम किसानों की मदद करते हैं, मजदूरों की मदद करते हैं, छोटे व्यापारियों की मदद करते हैं। यहां पे बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं। आप अपना व्यापार चलाते हो, दुकानें चलाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीएसटी से आपको कोई फायदा हुआ? मैं हजारों छोटे व्यापारियों से मिला हूं, सबसे पूछता हूं मैं कि भैया बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की, नोटबंदी की, ये किसके लिए किया? इसका आपको कोई फायदा मिला? सारे के सारे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने ये काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है, हमारे को इससे कोई फायदा नहीं मिला, हमें सिर्फ नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। इनकी योजनाएं देख लीजिए, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, सारी की सारी योजनाएं गरीबों को चोट लगाती हैं। सारी की सारी योजनाएं अदानी जी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। अदानी जी को देखिए, एयरपोर्ट उनके पास, बंबई का एयरपोर्ट उनका नहीं था। बंबई के एयरपोर्ट के मालिक पर सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, ईडी की इंक्वायरी हो गई। 2 मिनट में उसने कहा भैया ये लो एयरपोर्ट, अदानी जी को हो गया एयरपोर्ट। सारे एयरपोर्ट्स उनके हाथ, सारे पोर्ट्स उनके हाथ, किसान बिल उनके लिए। विदेश में सबसे जरूरी फाइनेंशियल अखबार है, दुनिया का सबसे मशहूर फाइनेंशियल अखबार है, वो कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी की मदद की है। और उन्होंने सवाल पूछा कि अदानी जी के पास 20,000 करोड़ रुपया जो विदेश में है वो कहां से आया? कोई जवाब नहीं। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूं, मदद किसने की? मदद अदानी जी की, नरेंद्र मोदी जी ने की। पैसा कहां से आया? आपकी जेब से आया। लाखों करोड़ रुपए जीएसटी आप देते हो, किसान देता है, छोटे व्यापारी देते हैं, आपका कर्जा माफ नहीं होता। 14 लाख करोड़ रुपए जो आपका जीएसटी का पैसा था, उससे नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति अदानी जी जैसे लोग का कर्जा माफ किया। मोदी जी कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते हैं
और ये सवाल मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, मैं पूरे देश के ओबीसी युवाओं से पूछ रहा हूं। देश के हर ओबीसी युवा से पूछ रहा हूं, क्योंकि ये चोरी आपके जेब से होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मोदी जी सचमुच में ओबीसी की मदद करते हैं तो फिर वो जाति जनगणना से क्यों डरते हैं? वो देश को ओबीसी की सच्ची आबादी क्यों नहीं बताना चाहते? भाई और बहनों, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैबिनेट सेक्रेटरी 90 लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तान के बजट के सारे निर्णय लेते हैं। मनरेगा में कितना पैसा जाएगा, शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, आदिवासियों को क्या मिलेगा, ट्रेनिंग में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा, ये सारे का सारा ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। इनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, आईएएस के अफसर हैं। ये लोग लाखों करोड़ रुपए के निर्णय लेते हैं। बजट में कोई भी डिसीजन हो, ये 90 लोग लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की भागीदारी की बात करते हैं। मैं आज इस मीटिंग में ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं से पूछना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से जो हिंदुस्तान के बजट पर पूरे सारे निर्णय लेते हैं, इन अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? किसी को नहीं मालूम, मैं बताता हूं। सबसे पहले दूसरा सवाल, भाई और बहनों, हिंदुस्तान में ओबीसी की कितनी आबादी है? ये देखो सन्नाटा छा गया, कोई नहीं जानता। नरेंद्र मोदी 24 घंटा ओबीसी करते हैं, मगर इस भीड़ में मैं पूछ रहा हूं, भैया हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? कोई जवाब नहीं दे पा रहा। कितने हैं? देखो बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में तकरीबन 50% ओबीसी आबादी है। अब सुनिए, मजे की बात सुनिए, 50% ओबीसी, 12 से 14% आदिवासी, तकरीबन 15% दलित। अब सुनिए, इन अफसरों में से 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। आबादी आपकी 50% और 90 में से 3 आपके। बात वहां नहीं रुकती, और मजेदार बात सुनिए, हिंदुस्तान का बजट तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का है। 90 लोग इस पैसे को बांटते हैं। 90 में से 3 ओबीसी हैं, और जिन लोगों की 50% आबादी है, वो सिर्फ बजट का 5% बांटते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए होते, तो हिंदुस्तान का 50% ओबीसी ₹5 का निर्णय लेता। और फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ओबीसी की सरकार चल रही है। कहां ओबीसी की सरकार चल रही है?
चलिए आदिवासियों की बात करते हैं। इनमें से 3 अफसर आदिवासी हैं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री नहीं कंट्रोल करते, कोने में बैठा रखे हैं छोटे मंत्रालय में। और निर्णय कितना लेते मैं आपको बताता हूं। अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए होता तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी, दलित, आदिवासी के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो जाति जनगणना की बात स्टेज से नहीं कर सकते। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी, लिख के ले लो, टेलीविजन पे आपको उनका चेहरा नहीं दिखेगा। बात समझो। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि मैं जाति जनगणना करूंगा, उस दिन टीवी पे नरेंद्र मोदी नहीं दिखेगा। भाई और बहनों, गायब हो जाएंगे। हमने साफ कह दिया है, जैसे हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, हमने जाति जनगणना यूपीए के समय किया था, उसके आंकड़े नरेंद्र मोदी पब्लिक नहीं करना चाहते, आपको बताना नहीं चाहते। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला निर्णय उसको हम पब्लिक कर देंगे, पूरे देश को बता देंगे ओबीसी कितने हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने। और छत्तीसगढ़ में जैसे हमारी यहां सरकार आएगी, जाति का सर्वे होगा, जैसे हम कर्नाटक में कर रहे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में करवाएंगे, वैसे ही हम यहां करेंगे। तब सच्ची आपकी ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को फायदा मिलेगा। एक नया चैप्टर लिखा जाएगा हिंदुस्तान के इतिहास में, एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। और आपको सचमुच में जो भागीदारी मिलनी चाहिए, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो मिलनी शुरू हो जाएगी। दो और चीजें आपसे कहना चाहता हूं। मोदी जी और बीजेपी जहां भी देखते हैं प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ प्राइवेट कर देते हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सारा का सारा प्राइवेट कर देते हैं, अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। ऐसा देश हमें नहीं चाहिए। सरकार का काम गरीबों की रक्षा करने का होता है। सरकार का काम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलाने का होता है। सरकार का काम स्वास्थ्य का होता है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में केजी टू पीजी होगा। केजी टू पीजी समझे आप? केजी टू पीजी का मतलब समझे? नहीं समझे? मैं बताता हूं। केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में केजी से लेकर पीजी तक आपके बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे। किसानों को हमने कर्जा माफ किया, मजदूरों को 10,000 रुपए दे रहे हैं, आदिवासियों को हमने तेंदुपत्ता के लिए 4,000 रुपए दिया। उसमें भी हम एक चीज जोड़ना चाह रहे हैं, हर साल 4,000 रुपए आदिवासियों को एक्स्ट्रा बोनस।
भाइयों बहनों एक बात समझो, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देगा ना, उतना पैसा मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारी को दूंगा। और अभी कमी क्या है, अभी दिल्ली में सरकार नहीं है, अभी हम काम छत्तीसगढ़ में करेंगे, मगर जिस दिन दिल्ली की सरकार आ गई ना, फिर देखना क्या होता है। मजाक बना रखा है। देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है। ऐसा लगता है कि भैया देश में बस 2-3 लोग हैं, अदानी जी हैं और कोई है ही नहीं। तो जितना पैसा वो उसको देंगे, लिख के ले लो, उतना पैसा मैं आपको दूंगा। उससे भी पैसा लेके आपको दूंगा। अंग्रेजी की बात होती है। एक और मजे की बात बताता हूं। देखिए, मैंने कल नेताओं से बात की, बघेल जी से बात की, और मैंने कहा देखिए, जो किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी है, ये छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी है, फाउंडेशन है, नींव है। ये जैसे किसी भी इमारत की नींव होती है, ये हमारे प्रदेश की नींव है। तो मैंने कल चीफ मिनिस्टर से कहा देखिए, आपको बड़ा सोचना चाहिए। अभी हमने पहले कदम लिए हैं, किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, छोटे व्यापारियों की जेब में हमने पैसा डाला है। अब छोटे व्यापारी कहेंगे भैया आपने हमारा तो कर्जा माफ नहीं किया, और मैं उनसे कहूंगा भैया जब किसान की जेब में पैसा आता है वो खरीदता कहां से है? वो आप ही की दुकान में तो आता है। जब मजदूर की जेब में पैसा जाता है वो खरीदता कहां से? आपकी दुकान में आता है। तो जब हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर की जेब में पैसा डालते हैं, ऑटोमेटिकली वो छोटे व्यापारी के जेब में चला जाता है। तो मैंने बघेल जी से कहा देखिए आप बड़ा सोचिए। अभी हमने नींव मजबूत की है। अभी मान जी ने कहा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, कहा आपने। हिंदुस्तान का। अच्छा, थाली में अगर सिर्फ चावल हो तो मजा तो नहीं आएगा, तो कटोरी में सब्जी भी डालनी पड़ेगी, सब्जी डालनी पड़ेगी, साइड में उसमें थाली में अचार भी होना पड़ेगा नहीं? तो मैंने बघेल जी से कहा देखिए आप ऐसे करिए, जैसे आपने यहां पे अंग्रेजी स्कूल का जाल फैलाया है, 400 अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, वैसे ही आप फूड प्रोसेसिंग का जाल फैला दीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री खोल दीजिए। जहां आम उगाते हैं वहां आम की प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री खोल दीजिए। जहां हमारे आदिवासी लोग जंगल में इमली निकालते हैं, इमली की प्रोसेसिंग का प्लांट लगा लीजिए। ऐसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पे एक जाल बैठा दीजिए। और फिर मैंने उनसे कहा जैसे ही हमारी दिल्ली में सरकार आएगी, हम 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में डाल देंगे। और फिर आप फिर हिंदुस्तान के धान का कटोरा नहीं रहोगे, आप पूरी दुनिया में अपना धान बेचोगे, सब्जियां बेचोगे, पूरा का पूरा आपका माल यहां से जाएगा, अमेरिका जाएगा,
दुबई जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, जापान जाएगा, और वहां पे जब जापानी युवा चावल खाएगा कहेगा भाई ये छत्तीसगढ़ी बहुत जबरदस्त स्वादिष्ट चावल है, ऐसा चावल तो मैंने कभी पहले खाया नहीं। फिर वो हवाई जहाज में यहां आएगा, आपके प्रदेश को देखेगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ को सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं जोड़ना, छत्तीसगढ़ को पूरी दुनिया से जोड़ना है। और अगर हमें पूरी दुनिया से जुड़ना है तो अगर आप अमेरिका जाओगे तो आपको अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी पढ़ो, छत्तीसगढ़िया पढ़ो, सीखो, मगर अंग्रेजी भी सीखो। क्यों? छत्तीसगढ़िया आप यहां बात करोगे एक दूसरे से, छत्तीसगढ़िया का आपका यहां प्रयोग होगा छत्तीसगढ़ में। यूपी जाओगे, बिहार जाओगे, राजस्थान जाओगे, मध्य प्रदेश जाओगे, वहां पे आप हिंदी का प्रयोग करोगे। और आने वाले समय में कल जब आपके बच्चे अपने धान को अमेरिका भेजेंगे, आपकी सब्जियों को जापान भेजेंगे, तो फिर उनको अंग्रेजी बोलनी जरूरी होगी। तो हमारी प्लानिंग भाइयों और बहनों आज की नहीं है। आज आप कहोगे भाई अंग्रेजी का क्या फायदा? अंग्रेजी का फायदा कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाएगी, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना हो अंग्रेजी में बोलो। आने वाले समय में जब यहां एयरपोर्ट खुलेंगे, और भैया मैं एक बात कह देता हूं, एक बार कह देता हूं तो मैं छोड़ता नहीं हूं, ये मत भूलो आप। मैंने आपको वायदा किया था यहां पे कर्जा माफ होगा, हमारी वहां दिल्ली में सरकार आएगी, मैं गारंटी करके कह रहा हूं यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगेगा। और उसके पास में बता रहा हूं, उसके पास में टर्मिनल होगा जहां पे आपका पूरा का पूरा धान, सारी की सारी सब्जी, जो फूल आप यहां उगाते हो वहां सब वहां टर्मिनल होगा, सीधा यहां से जाएगा, अमेरिका जाएगा, दुबई जाएगा, जापान जाएगा। मतलब ये चीफ मिनिस्टर की, मेरी, हमारी नेताओं की, आपके लिए ये विजन है, दृष्टिकोण है, ये हम करना चाहते हैं। बीजेपी क्या करती है? आती है, नफरत फैलाती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देती है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। अब आखिरी बात, काफी लंबा बोल लिया मैं, आखिरी बात। बीजेपी के लोग कहते हैं भैया छत्तीसगढ़िया मत सीखो, अंग्रेजी मत सीखो, हिंदी सीखो। छत्तीसगढ़िया को 8th शेड्यूल में नहीं शामिल किया। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, आपकी भाषा का अपमान किया। कहते हैं छत्तीसगढ़िया मत सीखो, अंग्रेजी मत सीखो, हिंदी सीखो। एक काम करो, अगला बीजेपी का नेता आएगा, आरएसएस का नेता आएगा और आपसे ऐसे भाषण में कहेगा कि भैया हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखो, तो उससे आप पूछना भैया एक बात बताओ, आप हमें कह रहे हो कि हम हिंदी सीखें और अंग्रेजी ना सीखें, आपके जो बच्चे हैं क्या वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? हाँ, उनके सारे के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, छोटे व्यापारी के बच्चे अंग्रेजी ना बोले।
कंप्यूटर का काम ना करें, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ना करें, इंजीनियर ना बने, विदेश से व्यापार ना करें, वो आपको गांव में रखना चाहते हैं, गरीब रखना चाहते हैं। हम आपको पूरी दुनिया में घुमाना चाहते हैं, आपके बच्चों को बड़ा से बड़ा सपना दिखाना चाहते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। शाम का समय है, दूर दूर से आप आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।